नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी। सीटेट का एग्जाम हो चुका है। बच्चों ने दिन रात एक जिस चीज की तैयारी की थी, अब उसके रिजल्ट की बारी है। तो क्यों ना वहां पहुंचने से पहले रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। जी हाँ, हिंदी का एनालिसिस लेके आया हूँ। बहुत ध्यान देना, बहुत सारी बारीकियों के बारे में आज जानेंगे और आज सीखेंगे कि ये जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सी टेट के लिए है और हिंदी का विषय इसमें लिया गया है। तो पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। यानी कहीं ना कहीं जो साहित्य समाज का दर्पण है, वो साहित्य ही बता रहा है कि आज का समाज किस प्रकार से बिखर रहा है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी होता जो हमेशा है बना पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। यानी कुछ साहित्यकारों का साहित्य जो रचना वो इस प्रकार की है कि युगों युगों तक उसकी छाप उस समय के देखने को मिलती है। इनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व, दीप्त का मतलब होता है प्रकाशित करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्या को ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं साहित्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार समाज का वो दर्पण होता है और साहित्य समाज को संभालने में अपनी क्या योग्यता निभाता है। तो क्वेश्चन क्या आए थे वो देखते हैं। पहला था, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना, अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। सामाजिक विघटन, मूल्यों का बिखरना, समाज के आधुनिक होना, ये नए सिद्धांतों को बनना। देखो बेटा, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक लाइन आई थी मूल्यों के बिखरने की। तो बिल्कुल मूल्यों के बिखरने की बात की गई है साहित्य के अनुसार। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जो समाज का विकास करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज को नैतिक बनाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल ठीक बात है, जो समाज को नैतिक बनाने के लिए अपने योगदान देते हैं कि समाज अपने मूल्यों का ह्रास ना कर ले। चलो भैया, अगला है विशृंखलित में प्रत्यय है। एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो पीछे लगने वाला बताना है। खलित है, लित है, तय है या इत है। नाम से ही पता लग रहा है विशृंखल जमा इत, विशृंखलित। चलो भाई, समाज के बदतर होने की स्थिति, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। जो है बदतर शब्द है। बदतर वो मतलब होता है बुरे से बुरा, लेकिन यहाँ समाज के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है। क्या दुराचारी है या अभिमानी है, बेईमानी है या अत्यधिक बुरा है। यहाँ बिल्कुल ठीक है, समाज दुराचार की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ बदतर होने का मतलब भी है दुराचारी। कालजयी से क्या तात्पर्य है। अल्पकाल तक रहने वाला, हर काल में प्रासंगिक, जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो। मैंने गद्यांश पढ़ते वक्त भी आपको बताया था, कालजयी जो हमेशा उसमें युग में चल जाता है, यानी हर काल में प्रासंगिक हो। वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। बेटा ध्यान देना। चलो भाई, कालजयी होगा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है। मैं फिर भी आपको समय दे रहा हूं, शब्द बहुत आसान है। ऑप्शन बेटा ध्यान से देखना। पहला है निश्चित धारणा या विश्व में संबंधित नियम, या विश्व में या तत्व ज्ञान संबंधी। आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं बेटा कौन बताएगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक बात। निश्चित धारणा, बेटा कहते हैं ना मुझे तुझ पे विश्वास है, आई ट्रस्ट ऑन यू।
तो ट्रस्ट का मतलब मेरी एक धारणा तेरे प्रति बनी हुई है और वो निश्चित है कि तू ये काम कर लेगा। जिस प्रकार न्यू लक्ष्य वालों की धारणा है कि जो बच्चा ध्यान से पढ़ लेगा वो कभी मार नहीं खाएगा, तो यही एक निश्चित धारणा है। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है? बिखरते हुए समाज की, पतन की ओर जाता हुआ समाज, विकास की ओर अग्रसर समाज, या उन्नतशील समाज। आपने देखा इस समाज के जो हमारा पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, इसमें मूल्यों के ह्रास होने की बात करी गई थी। जी हाँ, बिखरते हुए समाज की यहाँ पे बात की गई कि समाज अब बिखरने लगा है, अपने मूल्यों का ह्रास करने लगा है। चलो भाई आगे चलते हैं। बेटा ध्यान से देखना, साहित्य का कौन सा कालजयी साहित्य बन पाता है? कौन सा जो साहित्य है वो कालजयी साहित्य बन पाता है? जो बिखरते हुए सिद्धांतों की चिंता करे, जो समाज का दर्पण हो, जो पाठकों का मनोरंजन करे, या मानवीय सत्य की व्याख्या करे। आप बताएं एक बार देखकर कि कौन सा साहित्य है जो कालजयी साहित्य कहलाता है बेटा। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कई बार रिपीट किया है, जो समाज का दर्पण है, साहित्य ही आपके समाज का दर्पण होता है और वही कालजयी कहलाता है, यानी वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। आगे समाज की गति कौन प्रदान करता है? साहित्य, विज्ञान, तकनीकी विकास या शिक्षा? बिल्कुल ठीक है, जैसे हमारा गद्यांश ही साहित्य के ऊपर है तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सबसे सरल क्वेश्चन ही यही था। चलो भाई आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब यहाँ पे बात आ गया पद्यांश की। गद्यांश अनुच्छेद की तरह होते हैं और पद्यांश कविता की तरह। तो ध्यान से पढ़ना बेटा। दिवासवान का समय, देखो दिवासवासन का मतलब होता है जब दिन खत्म होना हो। दिवस जमा में अवसान, दिवस जमा में अवसान, जब दिवस खत्म होने की तरफ चल जाए तो उसके समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यानी शाम का समय हो गया है और संध्या सुंदरी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन गुंगराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक। यहाँ संध्या को सुंदरी की तरह यानी एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है और उसके रूप का व्याख्यान किया गया है, और साथ में ही दिन के जो शाम का, जिसे गोधूली बेला का समय कहते हैं, उसका व्याख्यान किया गया है। चलो समझते हैं इसके आधार पे क्या क्वेश्चन पेपर में आए थे और हमारे लाडले बच्चों ने उनका क्या जवाब दिया है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? अरे इसमें कुछ देखना है नहीं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वो होता है जिसमें प्रकृति को मनुष्य का रूप दे दिया जाता है। जैसे आपने 7th 8th में एक हिंदी की पोएम भी पढ़ी होगी, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। जी हाँ, प्रकृति को मनुष्य का रूप देना क्या कहलाता है? मानवीकरण। यहाँ पे शाम को जो प्राकृतिक एक समय है उसको मनुष्य का रूप दे दिया और सुंदरी का रूप दे दिया। किसने हंसने की बात कह गई है? तो इसमें बेटा तारे के हंसने की बात कह गई, आपने देखा भी होगा। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रेम भाव का, प्रकृति का, नवचेतना का या वेदना का? बिल्कुल इसमें प्रकृति का चित्रण हुआ है, प्राकृतिक जो समय है शाम का उसका इसमें चित्रण हुआ है। संध्या सुंदरी किस तरह से आकाश से उतर रही है? क्या सूर्य लामिलमा से भरे आकाश से, तारों भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, या बादलों से भरे आकाश से? चार ऑप्शन आपके सामने है बेटा, तुरंत जवाब देना। बिल्कुल ठीक जवाब है, बादलों से भरे आकाश से संध्या सुंदरी नीचे उतर रही है। अगला क्वेश्चन, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कुछ देखने वाली बात ही नहीं है, पूरा का पूरा पद्यांश संध्या के ऊपर है, तो संध्या के लिए उपयोग हुआ है। दिवसास, ये है दिवस आवसान, तो ये बना है दिवस प्लस में आवसान से, इसका मतलब होता है दिन का खत्म होना।
यानी जो शाम का और रात्रि का समय होता है, जब दिन खत्म होता जाता है तो दिवस प्लस में अवसान, ये है दिवसावसान। अरे ये नहीं बेटा, दिवस प्लस में अवसान। जो स है, स का लास्ट का जो अ है वो अवसान में जुड़ गया, किसमें? अवसान। तो अ मिलके बन गया आ, और ये बन गया दिवसावसान। और ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ हो जाता है, ई हो जाता है, और उ हो जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं बेटा। बहुत आसान सा ये पेपर आया था, बस जो वहां की जो भगदड़ होती है वही थोड़ा उपलैस कर देती है। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है, बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, या बच्चों की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, दो भाषा का यूज, जैसे एक जो बच्चे की अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसको महत्व दिया जाता है, साथ में वो भाषा जो देश में मान्य है, या फिर आप एक तरीके से समझे जो उसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे के जीवन में योगदान आएगा, तो वो बात करी गई है। तो ये बच्चे की संस्कृति को तो महत्व देता ही है क्योंकि उसकी मातृभाषा को एक्सेप्ट भी किया गया है, और साथ में भाषा को भी महत्व दिया गया है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिला है बेटा, ध्यान से। संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद या वेस्ट की नवीन विधि। इधर है सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, मौन पठन, लिखित साहित्यिक सामग्री, व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ना। चलो भाई मैं मिला लेता हूं बेटा, ध्यान से देखना। आपका पहले का जाएगा चौथा ऑप्शन, दूसरे का रह जाएगा बेटा दूसरा ऑप्शन, तीसरे का रह जाएगा तीसरा ऑप्शन, और चौथे का रह जाएगा बेटा पहला ऑप्शन। ध्यान से देखना, संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण है व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ना। प्रत्यक्ष विधि क्या है? मौन पठन, जब बच्चा खुद पढ़ रहा है तो मौन वाचन कर रहा है। व्याकरण अनुवाद क्या? लिखित साहित्य की सामग्री, जो वो कहते नहीं कि ये लिखा हुआ है इसका व्याकरण अनुवाद करो, तो लिखित सामग्री। और वेस्ट की नहीं क्या? सामाजिक रूप से स्वीकृत संदर्भ के अनुरूप। तो आपने पढ़ा भी होगा, ये कौन से हैं? किलपैट्रिक वाले हैं, प्रयोजनवादी हैं, वो सामाजिकवाद पे विश्वास करते हैं, उसी हिसाब से ये विधि यहाँ पे ली गई है। चलो भाई आगे देखना, अगला ऑप्शन आपको दिख ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं हम ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। चलो भाई ध्यान से देखना, सुरण में शामिल है, सुरण मतलब सुनना, उसमें क्या शामिल है? ध्वनियों की पहचान करना, उनका अर्थ निकालना, ध्वनियां सुनना, ध्वनियां जैसा है तदनुसार डिकोड करना, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, या विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। बेटा सुनने में क्या आता है? आप ध्वनियों को सुनो और उनका अर्थ निकालो, सिंपल सी बात है। मैं आपको जो कह रहा हूँ सबसे पहले उसकी छाप आपके कर्ण पटल पे पड़ रही है और वहां से आप उसका अर्थ निकाल रहे हो। भाषा में, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सीटेट का एग्जाम हो, अगर नहीं पे ध्यान नहीं दिया तो एग्जाम पास नहीं होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है भारत की भाषाओं में? हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, भारत के संविधान की 8 अनुसूचियों के अनुसार 22 भाषाएं हैं, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। इसका सही आंसर है बेटा, क्योंकि संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है जो युगों युगों से चलती आ रही है। बाकी सब चीजें ठीक है भाई, इसमें पहले 14 भाषाएं थी, फिर बाद में 18 हो जाती है, फिर ये बोडो डोगरी मैथिली संताली जोड़ दी गई, ठीक है ये हो गई है। अंग्रेजी को सह राजकीय भाषा, ये लोक भाषा है, राजकाज की भाषा हिंदी, लेकिन अगर राज्य भाषा वो हिंदी नहीं है। चलो भैया आगे देखते हैं, भारत के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल है, सॉरी भाषा के, यानी जोन से हम रिसीव करते हैं, रिसीविंग कौशल क्या होते हैं? तो बेटा सुनना और पढ़ना होता है रिसीविंग, और आपका बोलना और लिखना होता है जो ये बाहर आउटपुट वाले होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपकी टीवी स्क्रीन पे, 5 लाख का क्वेश्चन इस प्रकार है,
कक्षा 5 की भाषा। अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री, टीएलएम की बात कर रहे बेटा, जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा की टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। चलो ठीक बात है। वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणीकृत सामग्री का उपयोग कर रही है। ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषा सीखने में मदद कर रही है। ये भी ठीक है। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन के वास्तविक स्थितियों में अंग्रेजी सीखे। देखो कहीं ना कहीं देखा जाए सब थोड़ा थोड़ा अपना महत्व रखते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है, अधिगम को अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणीकृत सामग्री, जो आपने देखा ना, भोजन तालिका हुई, टिकट का हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, ये प्रमाणिक ऑथेंटिक चीजें हैं आपकी भाषा के विकास करने के लिए। तो उसी लिए वो टीचर काम कर रही है। वेरी गुड। चलो भाई आगे देखते हैं मुन्ना, ध्यान से देखना। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? निर्देशन और परामर्श, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदता, भाषा के लिए सहयोगात्मक अधिगम। बेटा ये सहयोगात्मक, क्योंकि एक शब्द आया था समूह बनाकर, समूह में होता था सहयोग, और वहीं से लिया गया सहयोगात्मक अधिगम है कि एक टीम की तरह काम कर रहे हैं एक दूसरे की भाषा के विकास करने में। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? अंतक्रियात्मवादी, व्यवहारवादी, उपयोगितावादी या संज्ञानवादी? एक सेकंड का समय, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिस पे आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये लीड से अलग हटके हैं। बेटा दिमाग लगाओ तुरंत। चलो भाई मास्टर जी ने पानी पी लिया। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। अधिगम का कौन सा मत इस पे विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो इसका सही जवाब है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कहते हैं कि बोलना भी एक आदत है, और जैसे जैसे अपनी इस आदत पे काम करोगे वैसे ही आप डेवलप कर लोगे। जैसे आपने देखा ना, व्यवहारवादी जितने भी रहे हैं वो बताते कोई भी स्किल है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, मोटिवेशन से, पुनर्बलन से आती है। तो उस आदत पे जितना काम करोगे उतना निखरोगे। तो ये व्यवहारवादी कहते हैं। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया है। यानी रेस्टोरेंट से जुड़ी जो शब्दावली उसको जानने की बात करी गई है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित कराना, अवकाश के दौरान कही जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित कराना। बेटा बहुत ध्यान लगाना है। एक नंबर का क्वेश्चन था जो कह सकते हैं ना। तो आपने जैसे देख भी लिया होगा बेटा, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है ही नहीं। ये है शिक्षार्थियों को कोर्स विषयक सामग्री से परिचित कराना कि किस प्रकार एक कोर्स में हम अपने कंटेंट को लिख सकते हैं, या किस प्रकार से कम शब्दों में कोष्टक बना के अपनी चीजों को उसमें रखा जाता है। वो आपने देख लिया। रेस्टोरेंट की जो शब्दावली होती है, आलू की सब्जी इतने की, प्याज इतने का, ये इतने का, दही इतने की। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? यानी भारत में बहुभाषावाद है। आप देखते हो तो बहुत सारी भाषाएं हैं, 1600 से ज्यादा भाषा में भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पे टीचर के लिए किस प्रकार जरूरत है समझने की? भाषा, अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं। संप्रेषण से सामाजिक संबंधता स्थापित होती है। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए, या विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। बेटा ये भी गलत है, क्योंकि आप अपनी भाषा किसी पे थोप नहीं सकते, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रभुत्वशाली भाषाएं दबा दे, ये भी देखने में गलत है। अब क्या है,
भाषा स्मितो संस्कृति है, भिन्न भिन्न अस्तित्व रखते हैं, ये भी गलत है बेटा। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, संप्रेक्षण से सामाजिक संबंधता स्थापित होती है। यानी जो आप अपनी भाषाओं का लेन देन करते हैं वही आपके समाज को मजबूत बनाती है। चलो भाई आगे देखना, आगे चलते हैं। न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आगे आ गया बेटा। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स कहलाता है, थीम कहलाता है, सेटिंग या कथानक कहलाता है। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? बेटा ऑप्शन आपके सामने है। 1 सेकंड का समय मैं हमेशा की तरह आपको दे रहा हूँ। टाइम पूरा हो गया बेटा। वो कथानक कहलाता है, यानी किस समय की बात है और किस स्थान की बात है। आप पुरानी फिल्मों में देखते हो ना, कथानक क्या है भैया, वो इंडिया बेस्ड है, अमेरिकन है, ब्रिटिश बेस्ड है, तो वो उसका कथानक है। अध्यापकों, शिक्षा शास्त्रियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? यानी टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे जो और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? पुनर्वलन, भाषा परीक्षण का प्रभाव, या विधि प्रभाव, या कक्षाई प्रभाव। 1 सेकंड का समय आपको हमेशा आपके साथ। बेटा इसमें सोचने की बात ही नहीं है, ये है भाषा परीक्षण का प्रभाव। यानी आप जितना भी भाषा सीखते हो उसके जो परीक्षण का जो प्रभाव है वही बताता है आप किस डायरेक्शन में ठीक जा रहे हो या कहीं बच्चे कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे। जी हाँ, चलो आगे चलते हैं। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा। यानी एक प्रॉपर्टी से संबंधित है जो अभिनय इसमें करवाया गया है। और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखे और वार्तालाप का आनंद ले। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? क्या वो निर्देशन है, ड्रामा है, रोल प्ले है, या अभिनय की कक्षा है? 1 सेकंड का समय बेटा हमेशा की तरह आपके पास। बिल्कुल ठीक बात बेटा, ये रोल प्ले है। सब अपने रोल है उनको प्ले कर रहा है। कोई किरदार किराएदार का है, कोई मकान मालिक का है, कोई डीलर का है, कोई भाषागत कार्य है। जैसे स्वर शैली, तान, बलागात, लय को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे बात आ गई है जो भाषागत शैलियां हैं, जैसे बलागात लगाना, भाई मैं यहाँ तुमसे एक ही कमीज वाली शर्ट लेने आया हूँ, जेब वाली, या मैं तुमसे यहाँ एक जेब वाली ही शर्ट लेने आया हूँ। तो ये बहुत सारी बलागात, ये सब क्या कहलाते हैं? ये प्रशासनिक अध्यादेश यानी प्रैग्मेटिक कहलाते हैं। इस चीज का बेटा ध्यान रखना। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई, किसी शरणक से जुड़ी गतिविधि को योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? वक्ताओं की संख्या, रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा रोकना, बोलने की गति, या वक्ताओं का जेंडर। कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है यानी जो बल नहीं डालता? बेटा इसका ऑप्शन है डी, वक्ताओं का जेंडर आपके बोलने पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। चलो भाई बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं न्यू लुक्स एकेडमी पर हिंदी का जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसको बता दिया गया है। कहीं कुछ कमी होगी तो उसको भी करेक्शन मिला दिया जाएगा। फिर भी अभी डटे रहो, बड़े रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो सीखना बाकी है। सीटेट का एग्जाम था, ये तो पहला स्टेप है, डीएसएस भी अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से जोड़ना भाई।